Vijeta or Pinky, can you say that, can you see my screen? Yes, yeah. Okay, so I'm going to quickly run through the slides. So when we talk about positive health, the first thing that comes on the mind is positive health matlab ki we are really doing good in our health. And when we are doing good in our health means हमें कोई बीमारी छू भी नहीं सकती. हम बहुत ही powerful हैं, एकदम strong position में हैं. But actually ऐसी position में कोई होता नहीं है. What जो हम होते हैं नॉर्मली वो यूटोपियन पोजीशन पॉजिटिव हेल्थ में नहीं होते, लेकिन या तो बेटर हेल्थ में होते हैं या एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, यानी हमें कोई बीमारी नहीं है और ये चीज हम इसमें हम फील करते हैं कि सही है. बट देयर इज अनदर फेज व्हिच इज कॉल्ड एज अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस. ये सबसे खतरनाक फेज होता है जहां हमें पता भी नहीं हमें बीमारी है और वो हमारे शरीर में फैले जा रही है और तकलीफ दिए जा रही है. जैसे कि इन्फेक्शन है, कीटाणु है, कोविड घुस गया, हमें पता ही नहीं है पॉजिटिव है और हमारे शरीर भी खराब हो रहा है और लोगों को भी फैला रहे हैं. या कोई एक सादी सी बीमारी हो सकती है ब्लड प्रेशर की जो हमारे शरीर में है. वी आर हैविंग हाइपरटेंशन एंड देन इट स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर ब्रेन एंड causing effect on our kidneys and etc. Well, most of the times we see the symptoms in mild sickness or severe sickness. और अगर हमारी किस्मत हुई तो हमारे बहुत पैसे बच जाएंगे, आईसीयू में नहीं जाएंगे और सीधा आप अगले जन्म में पहुंच जाएंगे, दैट इज डेथ. सो दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज. सो हम ये सोचते हैं कि जब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं हमारा फोकस ये रहता है कि हम ये जोन में रहें, दैट इज पॉजिटिव हेल्थ के अंदर. वेल, काफी मॉडर्नाइजेशन हुआ है वर्ल्ड में, काफी चीजें बदली हैं, लेकिन एक चीज मैं फिर भी कहूंगा कि मैं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स जो आते हैं ग्लोबल, आज भी औरतें, लेडीज आर डाइंग इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट. So this is something which is really troubling us. And if you look at the statistics globally, अभी भी हम इंडिया जो है वो अभी भी डार्क ग्रीन जोन में, यानी यहाँ पर भी अभी भी बहुत सी औरतें मर रही हैं. So हमारा सबसे पहला मुद्दा आज जो हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स हेल्थ डे पे वो ये है कि माँ या मातृत्व या मुकेश जी, मैं एक बार थोड़ा डिस्टर्ब करती हूँ. किसी ने मैसेज किया कि थोड़ी आप आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए. वॉल्यूम बढ़ाएं. हाँ, आपकी आवाज थोड़ी उन्हें सुन नहीं रही है. Okay, I will try to do that. Yes. Is this better, Pinky ji? Is this better? Yeah. So I think maybe it is to do with their own setup. Maybe उन्हें अपना माइक को देखना होगा. आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है पिंकी? हाँ, अभी सुनाई दे रही है. अभी बेटर सुनाई दे रही है पहले से. Okay, fair enough. Okay, मैं थोड़ा सा पास में आके और जोर से बात करूँ. हाँ. ठीक है. All right. So I think जब हम एंटीनेटल केयर के बारे में बात करते हैं, so हमारे लायंस क्लब मलाड बोरीवली ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसे हम कहते हैं सुरक्षित मातृत्व स्वस्थ भविष्य, सेफ मदरहुड healthy future. We are planning to work on how a woman during pregnancy can be saved and kept safe. But let me quickly run through some issues about antenatal care for everyone to know. Right from the beginning, जब ये स्पर्म जो रेस में घुसता है और रेस में जाने के बाद में हम देखते हैं कि वो स्पर्म एंटर कर जाता है एग के अंदर, उसके बाद में चेंजेस होते हैं एंड देन द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज अहेड एंड द चाइल्ड इज बोर्न. सो ये जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी है ना, ये 40 वीक्स की जर्नी है, ये 40 हफ्ते की जर्नी है जहां पर a woman conceives right at the beginning during ovulation and then after that 40 weeks from the day of the first day of the last menstrual period से हम मैथ्स करते हैं कि आखिरी महीने से और वो जर्नी भी आती है. अगर हम यहाँ देखें तो काफी सारी चीजें टेस्ट होती हैं. आजकल क्या बदला है मैं आपको सिर्फ बताते जाऊंगा क्या बदल रहा है और क्या नया है. आप में से कई लोग एक्सपीरियंस है, आप लोग ऑलरेडी मदर्स होंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब हमारा सारा फोकस उल्टा हो गया है. जहां हम सोचते थे कि आखिरी 3 महीने में बहुत ध्यान देना होता है प्रेग्नेंट औरतों को, अब हम कहते हैं कि पहले 3 महीने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अबॉर्शन का, इन्फेक्शन का और लाइफ लॉन्ग एबनॉर्मलिटी होने की रिस्क सबसे ज्यादा है. और अगर हम चाहें तो बड़ी बड़ी बीमारियां पहले 3 महीने में पकड़ सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, मेंटली रिटार्डेड बच्चा होने का, या ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की तकलीफ, कि आगे जाके उन्हें लेडी को ब्लड प्रेशर हो सकता है कि नहीं प्रेगनेंसी के दौरान. ये सारी बीमारियां हम पहले 3 महीने पकड़ लेते हैं. इसलिए बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे हम डॉक्टर के पास जाएं और सिस्टमैटिक फॉलो करें. लेकिन अगर आप यहाँ चार्ट में देखोगे तो यहाँ एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो चार्ट है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जोन है बिफोर प्रेगनेंसी, जिसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शन, ये प्री कंसेप्शन पीरियड ऐसा टाइम होता है कि प्रेगनेंसी होने के पहले आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है. पहले आपको अपनी दवाइयां लेनी है, जैसे फोलिक एसिड है, उसके पहले चेक करना है कि आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज हो या थायराइड हो या अदर थिंग, जिसे करेक्ट करना है. इसके पहले देखना है कि आपके शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी लाइक B1 to B6 ये सब तो नहीं है, जिसकी वजह से कई बार फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है. इसके पहले हमें देखना है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी है कि नहीं बीमारियों के प्रति, जैसे कि वी कैन टेक वैक्सीन अगेंस्ट रुबेला, क्योंकि अगर रुबेला इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया तो देयर इज अ चांस दैट यू मे लैंड अप विद एन इन्फेक्शन व्हिच कैन कॉज समथिंग लाइक 70-80% चांस है बच्चा फिजिकली मेंटली अफेक्टेड होगा अगर पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो गया तो. सो मैसेज, टेक होम मैसेज, कि प्रेगनेंसी के पहले प्री कंसेप्शनल प्लानिंग कीजिए जिससे आप प्रेगनेंसी में हेल्दी जाएं. रिमेंबर, ओनली हेल्दी मदर्स कैन गिव हेल्दी बेबीज एंड दैट्स व्हाई. उसके बाद में मैंने बताया कि कैसे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. कुछ सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले कहा जाता था कि भाई 7वें महीने में सीधा हॉस्पिटल जाओ, वो बेवकूफी है. इट इज टू लेट व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल इन 7th मंथ. आपको जाना है पहले ही क्षण, जैसे ही प्रेगनेंसी पता चले
within the first 2-3 2-3 weeks of positivity, like I would say in the 6 to 8 weeks, because हमें rule out करना है कि कहीं बहुत बड़ी बीमारी like ectopic ऐसा कुछ तो नहीं है। क्योंकि अगर ये बीमारियों के बारे में सोचें और कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचें, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो ये, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये वीक्स है, ठीक है, और नीचे की तरफ देखते हैं तो ये बीमारियों का प्रॉब्लमैटिक है। अगर शुरू में ही अगर तकलीफ होती है तो फिर प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी नहीं, अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा लेट देखते हैं, जब प्रेगनेंसी पहले 2 महीने में होती है, तो उनकी आंख, नाक, हार्ट, फेस सब डेवलप हो रहा है, और इस वक्त अगर टॉक्सिन्स का एक्सपोजर हुआ तो कंजेनिटल एनोमली के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बेबी पूरा बन गया है लेकिन उसका साइज छोटा है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साइज छोटा है, अगर ग्रो नहीं हो रहा है, तो दिक्कत ये है कि अगर बेबी को इंट्रा यूट्राइन लाइफ कमजोरी होगी तो लाइफ लॉन्ग उसके ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और बड़ी बड़ी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा है। हम कहते हैं fetal origin of adult onset disease. Okay, so let us quickly run through some other things. ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, अगर हमने फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के पहले नहीं ली तो ये हो सकता है, इसलिए हमें पहले से इसको ठीक करना है। कई बार हमारे शरीर के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती है। जब हम पहली बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चीज हमें डॉक्टर चेक करके हमें बताते हैं कि वो प्रॉब्लम उनके अंदर ऐसा है कि भाई आगे तकलीफ होगी कि नहीं, तो ये चीज हमें चेक कर लेनी चाहिए। अब याद रखिए कि डॉक्टरों का मेन जो मुद्दा होता है वो ऐसा होता है कि उन्हें जस्ट चेक डॉक्टर अर्चना ज्वाइन ओके हाँ प्रीति पिंकी जी, आई थिंक डॉक्टर अर्चना हैज लॉग्ड इन विद अनदर नेम, क्या शील कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ लेट मी टेल यू हम डॉक्टरों का प्रॉब्लम क्या होता है। हमारा डॉक्टरों का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग है ना, ये एक जो स्टैक है, हे स्टैक, इसमें एक नीडल की तरह बीमारियों को ढूंढते हैं या प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। और अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में ऐसा है कि ये नीडल ढूंढने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमें टाइम, समय ज्यादा नहीं है, और एक्चुअली इट्स लाइक अ हे स्टैक ऑन फायर, जिसमें हमें टाइम नहीं है और हमें तुरंत का तुरंत ढूंढनी है प्रॉब्लम। इसलिए यदि आप सही समय पे डॉक्टरों के पास नहीं जाते हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, सो बहुत सारी टेस्ट होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाती है आजकल, और प्लीज कराइए। यहाँ पर मैं इसमें एक चीज कहूंगा जिसे कहते हैं थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, ये बहुत जरूरी है। एक कुछ शब्द थैलेसीमिया के बारे में, ये एक प्रकार का बीमारी है जहां हीमोग्लोबिन लो होती है। सो प्लीज अगर आपके यंग बच्चे हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या छोटे बच्चे भी हों, कभी भी ब्लड टेस्ट कराए तो एक बार जिंदगी में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग जरूर करा ले, जिससे हमें पता है कि उनमें वो ट्रेट है कि नहीं, जिससे कि प्रेगनेंसी के समय या उनके पार्टनर को भी अगर थैलेसीमिया ट्रेट है तो आगे जाके बच्चे में डिफेक्ट ना हो। आजकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं हम लोग, ये चेक करके देखते हैं कि बच्चे की गर्दन के पीछे स्वेलिंग है या नहीं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे। अगर ऐसा होता है तो उसे जेनेटिक या हार्ट बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये कब पता चल जाता है? एज अर्ली एज 3rd मंथ में, मतलब इतनी जल्दी बीमारियां पता चलती है, इसलिए आपको सही समय पे चेकिंग करना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स अबाउट दैट, बट एक चीज बताऊंगा कि क्यों अगर सही समय पे कर लेते हैं तो हम उसे कंफर्म करने के लिए बच्चे की जेनेटिक टेस्टिंग भी कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि बच्चे में कोई मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं है, बाय कोरियन मिलस या एमनियोसेंटेसिस। सो प्लीज डोंट मिस दिस टाइम। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट कोई मेजर इशू है कि नहीं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सोनोग्राफी पे। सोनोग्राफी कई प्रकार के होते हैं, 2D, 3D, डॉपलर, टीवीएस, अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें होती है। शुरू के पहले 3 महीने में जब हम चेक करते हैं तो फर्स्ट स्कैन 6 to 8 वीक्स में होता है, और ये फर्स्ट स्कैन का सबसे जरूरी काम ये होता है, ये पता लगाने का कि कहीं गलती से बच्चे के अंदर, पहले तो समझ लो कि ट्विन्स है कि सिंगल है, ये पता चल जाता है, कहीं गलती से ट्यूब में तो नहीं अटक गया, ये पता चल जाता है। बट देन देयर इज आल्सो मेनी अदर थिंग्स जो हमें पता चलती है प्रेगनेंसी के बारे में, कि प्रेगनेंसी का साइज कैसा है, हेल्दी है कि नहीं बेबी, बच्चे की धड़कन दिख जाती है एज अर्ली एज 6 to 8 वीक्स। सो यू कांट अफोर्ड टू मिस इट। सो ऑल दोस पीपल जो बोलते हैं कि नहीं भाई अभी जरूरत नहीं है, सीधा 7वें महीने पे आप सीधा सोनोग्राफी कराएंगे सो लेट, वो बेवकूफी है। प्लीज डू नॉट लिसन टू देम। आई थिंक वो बाबा आदम के जमाने हैं, वो लोग अब तक बैलगाड़ी में जा रहे हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए, उनकी राय से आप दूर रहिए। डू द राइट थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज दैट अलग अलग समय पे जो अलग अलग स्कैन होते हैं उनकी अलग अलग परिभाषाएं होते हैं, तो प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है लेनेस्ट, आप प्लीज वहां लॉग इन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन इन प्रेगनेंसी वीडियो में मैंने सब समझाया है, बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि प्रेगनेंसी के समय सोनोग्राफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप मिस नहीं कर सकते हैं। उससे कई सारी बीमारियां बच्चे के प्रति और माँ के हेल्थ के बारे में पता चलती है। आजकल जो 3D स्कैन है वो इतना अमेजिंग हो गया है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए बच्चा 3D जब पेट के अंदर होता है तब कैसा होता है और बाहर निकलने के बाद कैसा लगता है, इतनी सिमिलैरिटी है ये फोटोज के अंदर। अब ये मौका आप 7वें महीने में पा सकते हैं चेक करने का। एंड समटाइम्स द बेबी गिव यू ऑल द एक्सप्रेशन, कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी मुंह बनाते हैं, कभी यौन करते हैं, कभी कभी उनकी जुगलबंदी चलती है जब ट्विंस होते हैं। ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के टाइम पे, और कभी हमें उल्लू बनाते हैं और हमारे ऊपर हंसते हैं, और हमें हमें दे मेक फनी फेसेस इनसाइड, और कभी सर पकड़ के कहते हैं कि क्या बेवकूफ लोग हैं, बाहर सोच रहे हैं इतनी मजा है, हमें तो अंदर मजा आ रही है। वेल लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट थिंग अबाउट लेबर।
लेबर के अंदर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम पेनलेस लेबर करते हैं, यानी बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी। यहाँ एक मैसेज दूंगा कि प्लीज याद रखिए, सीजर इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, नॉर्मल डिलीवरी, नेचुरल डिलीवरी इज अ बेटर ऑप्शन, डोंट लूज इट। घबराहट की वजह से, खौफ की वजह से, दर्द होने की घबराहट की वजह से प्लीज आप अपने आप को सीजर के लिए समर्पित मत करें, और प्रेफर कीजिए कि इफ इट इज नॉर्मल, इट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। There is more science to genetic testing and genetic evaluation, and also therapy from stem cells, and hence this technology has now developed, जिसे हम कहते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, जहां पर कॉर्ड को स्टोर किया जाता है और स्टोर करके वो ब्लड को स्टेम सेल के लिए रख दिया जाता है, और आगे जाके अगर जरूरत पड़े तो उसे यूज किया जा सकता है। अब आते हैं फादर्स के रोल पे। Right. Accidentally I've been muted. Tell me, you can hear me again. Say yes if I can be heard. Someone please say yes. Yes, you can be heard. थैंक यू। ओके, तो यार आदमियों को जैसे ही बात आती है उनकी बोलती बंद कर देते हैं। वुमेन्स डे का ये मतलब नहीं है कि आदमी की बोलती बंद कर दो फादर के बारे में बोल रहा है तो। ओके, सो लेट मी टेल यू फादर के बारे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने एक पूरा सीरीज बनाया है मेरे चैनल लेनेस्ट के ऊपर, ऑफ रोल ऑफ पार्टनर्स इन प्रेगनेंसी एंड देयर आफ्टर। सो प्री कंसेप्शुअल प्लानिंग में क्या रोल होता है हस्बैंड का, इसके प्लीज देखिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि रिमेंबर, यदि स्त्री को हस्बैंड का सपोर्ट इस वक्त नहीं मिल रहा है तो वो चीज उसे एक्चुअली ट्रबल दे सकती है, और दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स यू अ लॉट। ओके, सो रोल ऑफ हस्बैंड इज नॉट जस्ट ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, जहां वो मदद करते हैं कि क्या कैसे आपको प्लानिंग करना है, एंटीनेटल क्लासेस आपको लेके जाना चाहिए। जैसे हम एंटीनेटल क्लासेस पहले तो फिजिकल करते थे, आजकल ऑनलाइन करते हैं। डोंट मिस देम, द हस्बैंड शुड बी देयर बिकॉज दैट रियली हेल्प्स देम। At Lenus, we are running this program where we are doing these antenatal classes on basic do's and don'ts, warning signs, Garbha Sanskar, role of partners, nutrition, exercise, mental health, etc. Please don't miss them. ये जब उस जमाने में फिजिकल होते थे तब, ये हमारा बेबी मून था, हमने किया था। व्हाट इज बेबी मून? दैट्स अनदर थिंग व्हिच यू कैन enjoy as partners. And what is baby moon? Where you can actually go out on a small tiny vacation which is safe. We had to organize these baby moons, and we were the first people to organize this in the country, where we had actually helped the couple to take a break and do things together, with training and with safety net of doctors being around. So ये timeline है, अलग अलग वीक्स में अलग अलग चीजें जो जरूरी होती है प्रेगनेंसी में करने की, आपके डॉक्टर के पास से लीजिए। जैसे हमारी प्रेगनेंसी के लिए कोई भी पेशेंट आते हैं तो हमें एक चेकलिस्ट दे देते हैं, जिससे ये टेस्ट ये हफ्ते में होते हैं, तो जिससे वो अपना अपॉइंटमेंट मिस ना करे और उस समय ये टेस्ट करे। तो प्लीज डोंट मिस दैट, यू नीड टू टेक केयर। अब हम आते हैं अगले मुद्दे पे। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि कोई स्त्री ब्यूटीफुल लगती है अपने यंग एज में, तो वो उसके जीन्स की वजह से है, खुद की उसमें कोई मेहनत नहीं है, उसके पेरेंट्स ने वो चीज की है। सो यंग वुमेन में बी अ गिफ्ट ऑफ नेचर, बट अ ओल्ड वुमेन इज अ वर्क ऑफ आर्ट। यदि आपकी एज बढ़ रही है और आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हेल्दी हैं, तो वो आपने किया है, आपकी मेहनत है और आपकी वजह से है। सो आई थिंक यू शुड बी प्राउड अबाउट इट, एंड इफ यू आर मूविंग अहेड टू दैट डायरेक्शन, मेरा ये सजेशन है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप अपना केयर और करते चले जाइए। अब हम आते हैं मिडिल एज के ऊपर, ये रिप्रोडक्टिव कुछ बीमारियां होती है जो इसमें कॉमन होती हैं। मैं क्विकली एक चेकलिस्ट रन करूंगा अगले 5 से 7 मिनट में। एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस ऑफ बोन। आपने कई बार देखा होगा कि लेडीज कुबड़ करके चल रही हैं और उनका कमर ऐसा बैक bent है, but actually it is because of osteoporosis causing microfracture in the spine. Almost 50% of Indian women beyond the age of 45-50 are suffering from osteoporosis or osteopenia, यानी weakness. So calcium supplementation is very important. Remember, कैल्शियम का जो स्टार्ट है वो यंग एज में होना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में ये हालत होगी। और आप नहीं चाहते हो कि आप इस तरह से हो, आप चाहते हो कि आप किसी भी उम्र में सीधे सामने अपने जीवन को देखें और खुशी खुशी जिए। अगली बीमारी आती है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज, ओके, मैं बोन के बारे में एक चीज और कहूंगा। बोन के बारे में ये कहूंगा कि ये मनी बैक पॉलिसी की तरह है। यंग एज में आपने जितना कैल्शियम अप्रोप्रिएटली लिया, न्यूट्रिशन अप्रोप्रिएटली लिया, एक्सरसाइज अप्रोप्रिएटली किया, तो ओल्ड एज में आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि मेनोपॉज होने के तुरंत बाद आपके शरीर में जो ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, जो बेस्ट हार्मोन होता है, जिससे आपके बोन्स और हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, वो कम होने लगता है, एंड दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड हेंस you need to take your calciums appropriately during this time. A little about heart disease. Estrogen is very protective for your heart. मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। आप नॉर्मली सुनते हो कि भाई एक 30 साल का, 35 साल का बंदा था, 40 साल का, उसको हार्ट अटैक आ गया। नॉर्मली किसी लड़की के बारे में बहुत कम सुनते हो कि भाई 35 साल की लड़की थी, उसको हार्ट अटैक आ गया और आईसीयू में पहुंच गई। हाँ, हार्ट की दूसरी बीमारियां होती है जिसकी वजह से पहुंच जाती है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, बात अलग है। लेकिन अदरवाइज वो लोग इतनी आसानी से आईसीयू में नहीं पहुंचती। पता है क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का पदार्थ है, जो हॉर्मोन्स है, जो उनकी लाइफ में बनता है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज आता है ना, तो ईस्ट्रोजन कम होने लगता है और हार्ट के डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या सिम्टम है?
पेन इन द जॉ, नेक, आर्म, शोल्डर, चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग वाली फीलिंग, सडनली नॉशिया, फेंटिंग अटैक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स वार्निंग सिम्टम्स है। यदि ऐसे हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ द हार्ट। सो कमिंग बैक टू दिस स्पेक्ट्रम व्हिच आई टॉक्ड अबाउट, मैं ये वापस से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप याद रखिए कि एक बड़ी बीमारी है जिसके बारे में हमें केयरफुल रहना है, और वो है कैंसर। नॉर्मली कैंसर के साथ क्या होता है, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो जब आपको सिम्टम आ जाती है और सीवियर डिजीज पहुंच जाती है, या पता ही नहीं चलता है, एंड देन देयर इज नो चॉइस बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बट यदि आप अर्ली स्टेज में पहुंच जाते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस में, तो आप एक्चुअली अपने आप को बचा सकते हैं। हाउ कॉमन इज कैंसर? हमारे देश में दो सबसे बड़े, अभी अभी थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गया है, ये थोड़ा पुराना स्टैटिस्टिक्स है। अब ये है कि सर्विक्स का और ब्रेस्ट का कैंसर, ये दोनों कैंसर अप्रोक्सीमेटली 40% कैंसर कॉज करते हैं। तो चलो अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगले 5 मिनट में आपके कैंसर से मरने के 40% चांस में कम करने वाला हूं। यानी 40% चांस आपका कैंसर से मरने से कम होगा अगले 5 मिनट आपने ध्यान दिया तो। सो क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? यस, ओके। सो आप प्लीज, आई कैन सी अ थम्स अप एंड आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग केयरफुली। सो ध्यान से सुनिए। दो कैंसर जो सबसे कॉमन है, नंबर 1 कैंसर वर्ल्ड में है वो ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करना है तो हमें क्या ध्यान रखना है? रिमेंबर देयर आर टू फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है, और कंट्रोलेबल जो आपके हाथ में, आप जो बदल सकते हो। तो ये क्या फैक्टर्स है? आपकी उम्र, आपकी औरत होना ही सबसे ज्यादा कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का, बिकॉज ब्रेस्ट टिश्यू आप में मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर एक जरूरी चीज है ये जीन, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर जीन या हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर जीन, HBOC जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी पेशेंट को अगर कैंसर होता है तो एक बार हम चेक करके देखते हैं कि उनके अंदर वो जीन तो नहीं है, जिससे आने वाले उनकी जनरेशन या उनके सिबलिंग्स, उनके बहनें और भाई, उनको इफेक्ट नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चेक करके हमें पता लगा लेना चाहिए कि ये है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यदि आपके घर में आपकी सिस्टर, मासी, नानी, दादी, बुआ या कोई भी कजिन्स, किसी को भी अगर ब्रेस्ट का कैंसर या ओवरी का कैंसर है तो प्लीज ये जीन का टेस्टिंग करा लीजिए और हमें रूल आउट करना है। आपको ब्रेस्ट कैंसर रेगुलरली चेक करना है, और चेक करने के लिए आपको कैसे करना है मैं बताऊंगा। पर कुछ फैक्टर्स है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मोटापा आप कंट्रोल करें। कहा जाता है कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं, जिनको जल्दी बच्चे होते हैं उनके चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के कम होते हैं। तो अपनी बेटियों को जरूर से जल्दी से बताइए कि जल्दी जल्दी आपको ग्रैंड मदर बनाए, और अगर आप यंग एज में तो जल्दी जल्दी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक्सपोजर टू अल्कोहल, एक्सपोजर टू टोबैको इज रियली हार्मफुल, एंड अल्कोहलिक ड्रिंक इज नॉट वेरी गुड फॉर वुमेन। मैं दकियानुसी नहीं हूं, मैं पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अल्कोहल हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स, एंड आई डू बिलीव इन गांधीयन वैल्यूज ऑफ नॉट हैविंग अल्कोहल इज अ सेफर बेट। ओके, नाउ अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सही समय पे उसे पकड़ लिया, आइडेंटिफाई किया, तो आप उसको डेफिनेटली मृत्यु के कारण होने से बचा सकते हैं। सो व्हाट आर द बेसिकली वेज टू फाइंड इट आउट? एक, डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना, दैट इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा, मैमोग्राफी जो आप एक्सरे या सोनोग्राफी करके कर सकते हैं। और तीसरा, सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट, यानी आप खुद के खुद अपने ब्रेस्ट को चेक कर सकते हैं। सो अब एक बीमारी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज अ डिजीज? द डिजीज इज something which is it can be because of an infection or it can be because of some changes. तो सबसे पहले क्या होता है, एक बीमारी शुरू होती है और फिर एक ऐसे पॉइंट पे आती है जिसके बाद वो कुछ ना कुछ डैमेज हमारे शरीर में छोड़ के ही जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसको डायग्नोसिस करने का टाइम होता है, वो ये क्रिटिकल पॉइंट के बाद होता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि हम वो बीमारी का कुछ ना कुछ छाप या डैमेज हमारे शरीर में छोड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा एक पॉइंट होता है जब उसे हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन बिफोर एक्चुअली इट हैज कॉज एनी प्रॉब्लम टू अस। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ फर्स्ट डिटेक्शन। यदि हम ये चीज को आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत फर्क पड़ जाता है हमारे शरीर पे जिंदगी भर में। सो ज्यादातर बीमारियों को हमें ये पॉइंट पे पकड़ना है। तो अब चलो इसको कैंसर के लिए कैसे हम सोचते हैं, ऐसा समझते हैं। कैंसर की बीमारी जो थैली के मुंह का कैंसर होता है, नॉर्मल सेल्स होते हैं सर्विस के, फिर एक HPV नाम का वायरस आता है जो हमें इन्फेक्शन करता है, और वो वायरस जो है एक बार इन्फेक्शन करेगा तो उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, और जब वो चेंजेस आने लगते हैं एक बार HPV के अंदर, तो उसके बाद में वो कैंसर फैलना पड़ता है। यहाँ पर कैंसर शरीर के अंदर है, मतलब लाइनिंग के अंदर है, बेसिकली वो जो सर्विक्स का लाइनिंग के अंदर है, और धीरे धीरे फैल के पूरे शरीर में फैलता है और इन्वेजिव कैंसर होता है। अब अगर हमें पकड़ना है, इसको दो तरीके से रोक सकते हैं। एक, कि वो HPV का जो इन्फेक्शन है उसे होने ही मत दो और आप वैक्सीनेशन ले लीजिए उसके पहले। और दूसरा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं पैप स्मीयर या HPV स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आप करवा सकते हैं। अब आज एक मैसेज ले लीजिए कि हर साल आपको एक बार चेकअप करा के अपने शरीर को रेगुलर देखना है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और यदि आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है, HPV वैक्सीन, जो आप 9 इयर्स टू 45 इयर्स की एज में ले सकते हैं। इसके 3 डोज होते हैं, 9 टू 14 में 2 डोज होते हैं। आपके बच्चों को सिर्फ 2 ही डोज लगेंगे, लेकिन अगर 14 इयर्स से ज्यादा है तो आपको 3 डोज लगेंगे HPV वैक्सीन का। ठीक है, अब फिर आते हैं आगे स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं HPV या
HPV या पैप स्मीयर. Okay, now I am not going to say that in detail about HPV virus and vaccine because यदि आपको जानना है तो आप इसके बारे में समझा सकते हैं, लेकिन मैं एक लास्ट मैसेज दूंगा. हमने आज डिस्कस किया कुछ चीजें प्रेगनेंसी के बारे में, हमने डिस्कस की कुछ चीजें आपके शरीर में जो मेनोपॉज की वजह से होती है वो चेंजेस के बारे में, हमने ऑल्सो डिस्कस किया कि कैंसर कैसे अफेक्ट करता है. लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा जो है इन्फेक्शंस. आज हम इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, इतना सुन रहे हैं जैसे कि हमारा कोविड इन्फेक्शन जो इतना फैल चुका है. आई थिंक ऑल ऑफ अस नो हाउ बैड दिस कोविड इन्फेक्शन इज. We know that it is really affecting us very badly. But ये कोविड एक ही इन्फेक्शन नहीं है. इसके पहले फ्लू था, वो भी बहुत फैला था. उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन हम ले तो नहीं रहे हैं. इनफैक्ट एट लायंस क्लब मलाड बोरीवली वी हैव डन अ कैंपेन कि एटलीस्ट प्रेग्नेंट औरतों को हम फ्लू का वैक्सीन लगाएंगे. हम कैंप रन कर रहे हैं और जो हमारा सुरक्षित मातृत्व का जो कैंप है उसके अंदर हम फ्री वैक्सीन, फ्री प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, फ्री आयरन सप्लीमेंटेशन, फ्री कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, उनका सोनोग्राफी फ्री में चेक करा के देखते हैं कि भाई कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है. ये सारी चीजें हम फ्री में कर रहे हैं जिससे कि आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन हमारी हेल्दी हो. और हम आप सबसे फिर से कहेंगे कि रिमेंबर एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ टन्स एंड टन्स ऑफ प्रीचिंग. सो यदि आपको कुछ फैक्टर्स लग रहे हैं जो आज हमने डिस्कस किए हम मायने रखते हैं तो प्लीज अपने शरीर का ध्यान रखिए. और अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन ड्रॉप मी अ मेल. I will stop my presentation here and I'll be open to questions if you have any questions. And on physical aspect, we will also be having discussion on the mental and the emotional aspect. In the meanwhile, I will request both Archana and Pooja to be ready. Oh, I can see Dr. Rachna. Hi, Dr. Rachna and Pooja. I can also see you. So if you have some slides to be presented, be ready with that. And we will talk about that when we go ahead. So इसके पहले आपके दिमाग में अगर कोई questions है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं चैट में, या इफ यू वांट अस टू गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन लिटिल लेटर वी आर ओके विद दैट आल्सो. किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो चैट में पूछ लीजिए. मुकेश जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ. पूछिए नवीन जी. जैसे मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं गांव चली गई थी. वहां पर बहुत लोगों की ये मेंटेलिटी अभी भी कि सोनोग्राफी जितना करवाएंगे बच्चे के माइंड पे उतना इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा ऑटिस्टिक हो जाएगा या उसको कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी. ये लोगों के दिमाग में अभी भी है कईयों के कि सोनोग्राफी जितनी ज्यादा कराएंगे बच्चे के माइंड पे उतना इफेक्ट करेगा. ये तो इस पे थोड़ा सा बात उतनी ही गलत है जितना ये कहना कि सूरज रात को निकलता है. सोनोग्राफी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. देखो, सोनोग्राफी ऐसी चीज है जिसमें साउंड वेव्स जाती है और वो चेक की जाती है, और जो डॉक्टर करते हैं नॉर्मली कम से कम मिनिमम से मिनिमम साउंड वेव्स यूज करके बेबी को चेक करते हैं. अब सोनोग्राफी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सोनोग्राफी के अलावा हमारे पास में और कोई तरीका ही नहीं है पता लगाने का कि बच्चे में कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम है या नहीं है. ये सोनोग्राफी हमें बताती है कि बच्चे के अंदर डिफेक्ट है कि नहीं. सोनोग्राफी हमें बताती है कि बच्चे का ग्रोथ बराबर है कि नहीं. सोनोग्राफी हमें बताती है कि बच्चे का ग्रोथ कम हो रहा है तो अभी इंटरवेंशन करो, नहीं तो बच्चा अंदर ही पेट में स्टॉप हो जाएगा, इसको इमीडिएटली एक्शन लो. सो सोनोग्राफी इज रियली रियली सेफ. एंड जिस व्यक्ति ने सोनोग्राफी के बारे में डिस्कवर किया और बताया था, सर आयन डोनल, ही इज मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, बिकॉज सबसे ज्यादा अगर किसी की जानें बची हैं अगर एक यंत्र से तो वो है सोनोग्राफी. सो डोंट बी स्कैर्ड, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट सोनोग्राफी. ये एक मिथ्या है. पुराने जमाने में एक्सरे किया जाता था और जो एक्सरे था उससे साइड इफेक्ट होती थी. तो आज भी जो हमारा ओल्डर जनरेशन है ना, वो सोनोग्राफी एक्सरे के बीच में फर्क नहीं समझता, और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और वो वहीं पे अटक गए हैं. सो वो चीज इतने सालों से हमारे जो नानी और नानी की नानी और पढ़ नानी और सड़ नानी बताते थे, हम वहीं अटक गए हैं. ठीक है. सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन एंड एक्सेप्ट दैट इट इज अ गुड साइंस. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड सेकंड क्वेश्चन भी मेरा ही, मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. एंड आपने जैसे बताया कि उसमें कई सारे अवॉइडेबल कॉजेज है. तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी 26 इयर्स में हो गई थी. हाँ. एंड मेरे बच्चों ने 2 साल तक दूध भी, मिल्क भी पिया है. तो और मैंने जेनेटिक भी टेस्ट करवाया, उसमें भी ऐसा नहीं आ रहा है कि मुझे जेनेटिक कुछ कैंसर हुआ है. देन व्हाट कैन बी अदर रीजन? मैं अल्कोहल भी नहीं लेती, मैंने छुआ भी नहीं अभी तक. सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से हम आपके लिए बहुत दुआएं करते हैं, एंड हम सबकी तरफ से हम आपके लिए गुड विशेस कहते हैं कि यू आर अ कैंसर सर्वाइवर एंड यू आर प्राउड टू टॉक अबाउट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, व्हिच हेल्प्स एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि एक बीमारी है जिससे लड़ना चाहिए. ठीक है, एक्चुअली पहली बात. अब दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर व्हाई मी. नो, आई एम नॉट आस्किंग व्हाई मी. आई अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, जबकि मैंने सब नहीं, मैं ये बीमारी क्यों, मतलब बीमारी का रीजन क्या है, मैं जस्ट ये जानना चाहती हूँ. आई एम नॉट सेइंग व्हाई मी. No, so I understand you're not saying that मैं अकेली, but what is the question is कि ऐसा क्या गलत था जो actually कारण था.
सी देखिए ये Actually. शरीर है ना, ये नश्वर है, इट इज एक्चुअली अ बॉडी एंड देयर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन कॉज अ डिजीज। हम खाली जो कॉमनली आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कॉमन इश्यूज है और जो सबसे ज्यादातर पाए जाते हैं वो कॉमन फैक्टर्स को हम आइसोलेट करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 100% प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इंसान के पास इतना भी साइंस टेक्नोलॉजी में ताकत नहीं आई है ये करने के लिए, ये हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे साइंस का, एंड अनफॉर्चुनेटली ये चीज है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यदि हम इसको सही समय पे पिकअप कर लेते हैं और सही समय पे एक्शन लेते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम रोक सकते हैं। एंड आई हैव नॉट वन और टू बट सो मेनी सेवरल कैंसर सर्वाइवर्स हु आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। आई रिमेंबर एक टीचर थी हमारी, उसको एक पहली बार ओवरी में कैंसर हमने डिटेक्ट किया था और वो उसका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में था, तो इतना रोई कि अब मेरा बच्चा 10th में जाएगा, मैं उसके लिए नहीं रहूंगी। मतलब मैडम ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मुझे याद है कुछ साल पहले मुझे मिली थी और वो बोली थी मेरा बच्चा, एंड शी वाज परेशान थी कि वो शादी के लिए एग्री नहीं कर रहा है, मैं परेशान हूँ। अभी फिर मुझे मिली, अभी उनका बच्चा ग्रैंड चाइल्ड हो गया और अब मुझे टेंशन है कि उसे ग्रैंड, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है उनका, बीमारी कब की चली गई लेकिन जीवन के टेंशन खत्म नहीं हो रहे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि देखिए बीमारी अपना काम करते चली जाएगी, हमारा काम है उसे जल्द से जल्द पकड़ना और उसके खिलाफ एक्शन लेना। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस टुडे कि कैसे भी आप अपने आप को सेफ रखें और जितना जल्दी हो सके बीमारियों को आइडेंटिफाई करें। थैंक यू। Actually. सर एक दो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। मैं क्विकली देख के B10 आंसर देते मैं क्वेश्चन देख के आंसर देते जाता हूं। सो आई कैन सी दोस क्वेश्चंस हियर इन द चैट बॉक्स। इन द मीनवाइल आई विल रिक्वेस्ट अर्चना टू बी रेडी विद अ प्रेजेंटेशन फॉर स्क्रीन शेयरिंग। Dr. Archana, are you ready? You said you had a few slides which you would like to share. अर्चना जी फर्स्ट Yes, I am ready, Dr. Mukesh, with my Yeah, you start the screen share, and in the meanwhile, I'll just quickly answer the questions which are there so that we can also kind of manage that. So there is one question from Sandhya ji. She says, sir, it was mentioned to take birth control, taking birth control can cause breast cancer as PCOD patients given hormonal pill. So that can birth control. Okay. So dekhiye Sandhya ji, if it is taken for several years together, then it may be one of the factors which can be associated. It does not cause, but it is associated with the breast cancer risk. So that is the reason why we say that. But second thing is also, just one sec. I think the chat has got disappeared. Okay. Second चीज is this that PCOD के लिए बहुत सारी अलग इलाज के ऑप्शंस भी होते हैं। प्लीज आप PCOD के लिए ये मत सोचिए कि खाली OC पिल्स है। OC पिल्स सिर्फ साइकिल रेगुलर करने में काम आता है, वरना इसके बारे में और कोई एडवांटेज नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ये सोचिए कि आपको PCOD के ट्रीटमेंट में और सारे ऑप्शंस फेल हो गए हैं, तब आप OC पिल्स रेगुलरली लीजिए। इट इज नॉट समथिंग व्हिच यू हैव टू टेक लॉन्ग टर्म। ओके। प्रिया चावला पूछ रहे हैं एनी साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन। देखिए वैक्सीन ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट येस इट इज नथिंग सो बिग दैट इट इस वक्त आज की तारीख में अगर हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो मिलियंस मतलब करोड़ों औरतों ने ले लिया है वर्ल्ड ओवर। सो उसमें आप अगर ये देखें कि उसका क्या साइड इफेक्ट है, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेन एंड थोड़ा सा किसी किसी को वीकनेस लगता है और ये सब लगता है, और अदरवाइज के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। बेझिझक दे दीजिए, क्योंकि मैंने खुद हजारों, एक या दो नहीं दसियों हजारों पेशेंट्स को दिए हुए हैं एंड आई हैव नेवर सीन एनी मेजर साइड इफेक्ट्स। Okay, right. So there is another question. Do we need to take cervical cancer vaccine even at age of 30? Yes, you should. Srishti is asking this question. Yes, you should. Ideally, the age up to 45, you can take it. The best time to take it is even before marriage when you are a young girl. But if you have missed that, you should take it because studies ये कहती हैं कि जो 4 वैक्सीन प्रिवेंटेबल स्ट्रेन जिसके खिलाफ अभी आजकल क्वाड्रीवैलेंट इंडिया में अवेलेबल है, वो जो नॉनावैलेंट अभी तक आया नहीं है, 9 वैलेंट जो है वो अब तक आया नहीं है। तो जो 4 वायरसेस के खिलाफ जो वैक्सीन काम करता है, ऑलमोस्ट 99.7% ऑफ द वुमेन आर नॉट एक्सपोज टू ऑल 4 ऑफ देम। सो आपको उसका फायदा होगा। And you say that it doesn't matter if you have already given birth to child, then this vaccine is of no use. नहीं, ये गलत बात है। आपने बच्चे को बर्थ दिया हो या नहीं हो, फिर भी ये वैक्सीन लेने का सेंस बनता है। There is no argument on that. It makes sense to protect yourself from cancer because ऐसा तो नहीं है कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। Then we go to the next question. I think there are a lot of questions coming in. Okay, there is this question. I am 27 and just married. I need consultancy for pregnancy. Rohini ji, you can connect with us. We'll be more than happy, or you can connect with any good gynecologist obstetrician before that. If you're married, you should talk about preconceptional planning before you plan for pregnancy. अपने आप को फिट रखें। याद रखें कि आप एग्जाम के दिन नहीं पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के बाद पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के पहले तैयारी करते हैं। So before you get pregnant, you should be healthy. Okay. So Swaleha is asking, hello sir, is it true that after gaining pregnancy weight, breathing problems happens? I got checkup, everything is fine, but I have breathing issue. It's not daily, but what happens? It continues for 3 days. So Leah ji, I would suggest that it is better if you get yourself checked for the lungs,
कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर इन्फेक्शन हो गया है, एक चेस्ट एक्सरे करा लेंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा सोलेया जी. एंड आई होप योर किड्स आर डूइंग वेरी वेल एंड गिव माय रिगार्ड्स टू यूसुफ. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड आई विल बी देयर टू गिव आंसर्स. वी विल बी देयर टिल 3 o'clock फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स. लेट अस हियर ये मेंटल हेल्थ की क्या स्टोरी है. हमारे साथ में है Dr. Archana Prabhu. She is a very noted psychiatrist and a very, very polite and humble human being. जो मेरा इतना पाला पड़ा है, जिस तरीके से पोलाइटली और हम्बली वो बात करती है, मुझे लगता है कि भाई ये मैजिक है मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स का, कि दे नो हाउ टू हैंडल द मेंटल हेल्थ. हम अर्चना जी से जानना चाहेंगे कि वुमेन के मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या टिप्स दे सकते हैं आज वुमेन्स डे पे. ओवर टू यू अर्चना जी. Can everybody see my screen? Yes, we can see your screen and we can see the lovely slide of women's mental health and we can see that she is multitasking और 50 काम कर रही है जैसे हर एक स्त्री करती है. We can see that lovely slide. Over to you, madam. So आज हम वुमेन मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और वुमेन मेंटल हेल्थ हाइजीन क्या होता है. जैसे हम देख रहे हैं कि हम सब मल्टीटास्किंग होते हैं, हम एक साथ बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करते हैं. एक माँ का हो गया, फिर एक बहन का हो गया, या बेटी का है, आंटी का है, दादी का, नानी का. तो ये सारे रोल्स परफॉर्म करते वक्त हमें अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान देना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें ये मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट बनाती है. तो जब WHO जब डिफाइन करता है तो हम मेंटल हेल्थ को एक टोटालिटी में देखते हैं. तो उसमें एक फिजिकल हेल्थ ही नहीं होता है, उसमें एक मेंटल हेल्थ भी रहता है, एक मानसिक स्वास्थ्य भी होता है और उसके साथ एक सोशल वेलबींग भी होता है कि जिस तरह से आप सोसाइटी में आप कैसे रहते हो वो भी इम्पोर्टेंट है. तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ ये रहता है कि हम कैसे हम सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं और सोचने और फीलिंग पे हम कैसे एक्ट भी करते हैं, हम किस तरह से उस सिचुएशन को देख कर हम उस पर कैसे रिएक्शन देते हैं, ये भी एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है. तो जब हम कहते हैं कि हम एक अच्छे मेंटल हेल्थ में है, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में है, तब हम क्या होता है कि हम बहुत ही प्रोडक्टिव रहते हैं हर रोल में. फिर हर एक रिलेशनशिप है जो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लाइफ में अगर आता है, तो फॉर एग्जांपल अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक रिलेटेड बहुत सारे डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में आ रहे हैं. तो वो सारे सर्कमस्टेंसेस को हम बहुत अच्छी तरह से किस तरीके से हैंडल करते हैं और जो भी चेंजेस हमारे लाइफ में है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उस चेंजेस को हम पॉजिटिवली देख के उसको कैसे हैंडल करते हैं विदाउट कॉजिंग मच स्ट्रेस. तो ये सारे गुड मेंटल हेल्थ के ये है रूल्स है या किस तरह से ये करना है. तो इसमें हम जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ हाइजीन क्या है. जब जैसे हमें पता है कि वुमेन और मैन ये सिर्फ बॉडी में ही उनका डिफरेंस नहीं होता है, तो ये भी डिफरेंट होता है कि वो किस तरह से बात करते हैं, कोई रिलेशनशिप को कैसे डील करते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आता है तब उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं. तो इस वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है, वुमेन का मेंटल हेल्थ, ये मेन के मेंटल हेल्थ से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. और स्पेशली हार्मोनल लेवल हो जाता है जब, या फिर रिप्रोडक्टिव एज है जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, फिर पेरीमेनोपॉजल एज हो गया जब मेनोपॉज के आसपास आ रहा है, या मेनोपॉज होने के बाद का एज है. तो इस सारी चीजों की वजह से हमारा मेंटल हेल्थ जो ये है प्रॉब्लम्स है वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. हमें मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं. एक तो हमें घर संभालना है, हमारे घर में बच्चों को देखना है, अगर बूढ़े हैं, कोई बीमार है, उनका भी ख्याल रखना होता है. फिर हम जॉब भी करते हैं, और जॉब करते हैं तो उसके साथ ऐसा नहीं कि घर नहीं संभालना होता है, तो हमें जॉब के साथ घर भी संभालना होता है. तो ये सारी चीजें जब एक साथ हमें जब हैंडल करनी होती है तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो बहुत होता है. पर इसमें स्ट्रेस को मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका हेल्थ मतलब फैमिली का हेल्थ है. क्योंकि आप पर आपके बच्चे डिपेंडेंट है, आपके हस्बैंड, आपके मम्मी पापा, आपके साथ जो भी फैमिली मेंबर्स है, वो सारे आपके मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंडेंट रहते हैं. तो जब हम आपकी बात करते हैं तब हम पूरी फैमिली की बात करते हैं. फीमेल्स में देखा गया है कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है,
और बॉडी पेन सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होता, कभी कभी इसके साथ आपको बहुत सारे दर्द होंगे, पीठ में दर्द होता है, सर दर्द में दर्द होगा, पूरे बॉडी में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा। और ऐसे देखा गया है कि ये सारे दर्द है, ये 50% आप परेशान होने की वजह से, स्ट्रेस में हो जाने की वजह से या डिप्रेशन में हो जाने की वजह से भी होता है। जब पोस्टपार्टम हो गया, जैसे 50 to 80% चाइल्ड बर्थ के बाद मदर्स जो रहते हैं, न्यूली बॉर्न बच्चों के जो माएँ रहते हैं, उनमें 50 to 80% मेंटल हेल्थ इश्यू देखे जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो इसीलिए वो एज भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जिसमें हमें एज़ अ डॉक्टर और एज़ वेल एज़ फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ऑन मदर्स। तो मेंटल हेल्थ हाइजीन में हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि डेफिनेटली जब प्रॉब्लम्स आएँगे तब आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के साथ, या फिर आप कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के से आप शेयर करेंगे, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे, तो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और आप ट्रीटमेंट के लिए अगर आप जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट प्रिवेंटिव, कि आप हर दिन ऐसा क्या कर सकते हो कि आपको स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज ना हो। तो इसे हम हाइजीन कहते हैं। जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, तो ये सारे हाइजीन हो गए, ये हमारे बॉडी हाइजीन है। पर हम ऐसे डेली ऐसे कौन सी चीजें आप अपने रूटीन में ला सकते हैं या फिर अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं जिससे अपना मेंटल हेल्थ हाइजीन भी बहुत अच्छा रहे। एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ? बिकॉज मेंटल हेल्थ हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। खुद का ख्याल रखना मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे को पहले देखना है, मेरे हस्बैंड के नीड्स देखने हैं, मेरे मम्मी-पापा के नीड्स देखने हैं या मेरे घरवालों के नीड्स देखने हैं, पर जैसे मैंने पहले ही बताया, जब तक आप ठीक नहीं रहेंगे, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आप एंग्ज़ायटी फ्री नहीं रहेंगे, तब तक आप दूसरों को अपना फुल नहीं दे पाएँगे, आपका आप पूरी तरह से सँभाल नहीं पाएँगे। इसलिए सेल्फ केयर करना, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, ये बहुत ही ज़रूरी है और वो सेल्फिशनेस नहीं है। अब आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन में जो शेयर किया है कि मेंटल इलनेस कितना बढ़ गया है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। और अगर आप डिसेबिलिटी देखेंगे तो 70.4% का जो डिसेबिलिटी रेशियो है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से आता है। मतलब इसीलिए हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों इतना ज़रूरी है आज के इसमें। अ, जैसे मेंटल हेल्थ की मैंने बात की है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेंडर इन मेंटल हेल्थ वुमेन? जैसे पीटीएसडी ट्वाइस ज़्यादा है, एनोरेक्सिया या ईटिंग डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, वो 3 टाइम ज़्यादा होता है। सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया या फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर हो गया, वो 2 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। फिर एंग्ज़ायटी रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत बार ये सारी चीज़ें जब हमें हैंडल नहीं हो पाती, तो बहुत सारे लोगों में एडिक्शंस के रूट पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया और बाकी भी बहुत सारे एडिक्शंस हो गए। और डिप्रेशन जो है, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग व्हिच वी सी इन वुमेन, दैट इज़ डिप्रेशन। अ, सब्सटेंस यूज़। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम बायोलॉजिकली वल्नरेबल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हार्मोनल चेंजेस ऐसे सारे होते हैं कि जिसकी वजह से हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो जाता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट हो गया, मतलब चाइल्ड बर्थ, वो 9 मंथ हो गए, फिर उसके बाद बच्चा हो जाने के बाद जो बच्चे की रिलेटेड रेयरिंग के जो टेंशन, स्ट्रेस रहता है, ठीक से नींद नहीं मिलना, ठीक से खाना-पीना नहीं होना, या कभी-कभी फैमिलीज़ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो सारा जो बर्डन है वो माँ पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसके वजह से भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साइको सोशल फैक्टर्स, चाहे मे बी यहाँ पे नहीं है, पर ऑल ओवर इंडिया अगर देखा जाए तो वुमेन को एजुकेशन कम मिलना, फिर उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देखने पड़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की हम अगर बात करेंगे, या फिर उनके जो पार्टनर्स रहते हैं, उनमें अल्कोहल यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं कि जिसकी वजह से वुमेन और डिप्रेशन में चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेंटल हेल्थ हाइजीन क्या है? मेंटल हेल्थ हाइजीन ये चीज़ें हैं कि हम जो रोज़ चीज़ जो कर सकते हैं हर दिन,
जिससे हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे रख सकते हैं। तो एक तो पहली बात है कि साइको एजुकेशन, मतलब आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जानना ज़रूरी है। जभी भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड, या आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, या आप एंग्जायटी हो रहे हो, आप में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या आपको नींद नहीं आ रही है, आप किसी काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या आपकी गलतियाँ हो रही हैं, जैसे आप किचन में हैं, गैस खुला छोड़ दिया, या कुछ आप काम कर रहे थे, वो काम आधे में छोड़ के आप कुछ और सोचने लग गए, या फिर फैमिली मेंबर्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो आजकल, या आप छोटी-छोटी बातों पे चिल्लाने लगे हो। तो ये सारी जब चीज़ें आपके आस-पास होने लगती है, दूसरे बताने लगते हैं, या आपको ऐसे लगने लगता है, तो दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू रियलाइज़ कि एटलीस्ट आप किसी से बात कर लें कि ये सारी चीज़ें जो मुझे हो रही है, ये नॉर्मल में है या अबनॉर्मल में है। तो इस वजह से इसको अगर अबनॉर्मल में आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, या फ्रेंड से बात करना चाहिए। तो जब आप ये सारी बातें जब डिस्कस करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, तब आपको एक आप आपका 50% प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाता है। वहीं पे आपका 50% जो एंग्जायटी हो जाएगी या नेगेटिव थॉट्स हो जाएँगे, वो वहीं पे आपके चले जाएँगे। टाइम पे डॉक्टर के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कन्फ्यूज़न में घर बैठेंगे, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे अच्छा अगर आप एक बार भी डॉक्टर को जाके आप डिस्कस कर लेंगे, तो डॉक्टर जो है वो ट्रेन्ड डॉक्टर्स रहते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो वो आपको अच्छे से आइडिया दे पाएँगे कि जो आप फ़ील करते हैं, वो किस तरीके की फ़ीलिंग है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको दवाइयों की ज़रूरत है, या सिर्फ़ थेरेपीज़ की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो। तो मेंटल हेल्थ हाइजीन में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारा आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए? एक राइट फूड होना चाहिए, एक हमारा रूटीन अच्छा होना चाहिए, हमारा आचार अच्छा होना चाहिए, हमारा जो विहार है, राइट रिक्रिएशन है, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, वो ठीक होना चाहिए, और हमारी सोच ठीक होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए विचार। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। ऑफ़ कोर्स पूजा इज़ देयर टू डिस्कस मोर अबाउट इट, बट आई विल लाइक टू गिव लिटिल बिट मोर लाइक इन्फॉर्मेशन ऑन इट। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये सबसे कॉमन है, सब फीमेल्स ऐसे सोचते हैं कि वो मुझसे अच्छी है, इसके पास ये है, वो है, सभी वो होते हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं, तो हम यूजुअली हमारे खुद में जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर हमें समझना ज़रूरी है कि हम एक यूनिक पर्सनैलिटी है, हमारे पास एक यूनिक टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, हर एक की जर्नी अलग है। तो फिर जिसे हमें अगर कंपेयर करना है, तो हमें आपको खुद से कंपेयर करना चाहिए कि हम कल कैसे थे और आज कैसे हैं। सो यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जो नेगेटिव थॉट पैटर्न जो होता है, जैसे आप अगर किसी बारे में सोच रहे हो, कोई नेगेटिव इवेंट अगर आपके लाइफ में आ जाता है, तो आप उसके बारे में नेगेटिव ही सोचने लगते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाऊँगी। तो ये सारे जो नेगेटिव पैटर्न है, उसको आप चैलेंज कीजिए। आप ऐसे सोचिए कि नहीं, ये मेरे साथ इस तरह से ऐसे हुआ है क्योंकि शायद इससे मुझे कुछ सीखने मिलेगा, या मैं इसको चैलेंज करूँगी तो ये बेटर, ये सिचुएशन मेरे मुझे आगे जाके बेटर एक सिचुएशन में लेके आएगा। तो यू कैन ऑलवेज़ चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स, और उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप उस बात को जितना हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमें ईज़ी हो जाएगा। ये एवरीडे प्रैक्टिस से ही आएगा, ये वन डे का ये नहीं है कि एक दिन आपने सोच लिया कि आज मैं पूरा पॉजिटिव सोचूँगी, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट इफ यू ट्राई एवरी डे, व्हाटएवर नेगेटिव थॉट्स यू आर गेटिंग, या नेगेटिव सिचुएशंस जो आप फेस कर रहे हैं, उसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखना आप शुरू करेंगे या ट्राई करेंगे, तो डेफिनेटली विद टाइम यू विल गेट बेटर इन इट। ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपको हमेशा थैंक यू बोलना इज़ ऑलवेज़ गुड, बिकॉज़ जब आप थैंक यू बोलते हैं, तब आप लाइफ़ में जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉज़िटिव लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हमेशा दिन में, हर दिन में 1 या 2 लोग ऐसे सोचिए जिससे आपके साथ जिन्होंने अच्छा किया, या उनकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है। इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू से थैंक यू टू देम, बिकॉज़ इट जस्ट स्प्रेड्स स्माइल एंड हैप्पीनेस, एंड देयर हैप्पीनेस विल मेक यू हैप्पी। अम सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना।
तो ये कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक नेगेटिव थॉट में फँसे हुए होते हैं, तो आई टेल देम कि आप ऑनलाइन जाएँगे तो ऐसे बहुत सारे आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशंस मिलेंगे व्हिच यू जस्ट नीड टू राइट ऑन पेपर एंड स्टिक इट ऑन योर कबर्ड और स्टिक इट ऑन योर वॉल, जो भी आपके घर में है, और हर दिन आप उठ के इसे सिर्फ शायद में 30 सेकंड्स लगेंगे। आप ये सारी अगर पढ़ेंगे कि आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम रिस्पेक्टफुल, I am beautiful, I am honest, I love myself, I am a good mother, I am a good wife, and I do everything good. अब ये सारी जो पॉजिटिव चीजें आप जब बोलते हो, तब वो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर और सोच में एक इम्बाइब हो जाते हैं, तो ये नेचुरली आपके हर दिन पॉजिटिविटी आप में इम्प्रूव हो जाती है। सो पॉजिटिव अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने नेगेटिव हेल्दी वेज़ में जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप शायद चीज़ें अगर तोड़ दोगे या चिल्लाओगे या घर से अगर किसी को बिना बताए आप निकल जाओगे, तो दिस आर नॉट गुड वेज़ टू हैंडल योर इमोशंस। Best way is that you can write your feelings in a journal. So journal writing is very, very nice. अगर आपके पास आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, बहन-भाई, मम्मी-पापा हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, कोई भी जो आपके फ्रेंड है जिससे आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप अगर खुद में अगर दबा के रखेंगे सारे आपके नेगेटिव इमोशंस, तो वो क्या हो जाते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस आप दबा के रखते हैं, आप अगर उसे किसी से शेयर नहीं करते, तो ये नेगेटिव इमोशंस आपके अनकॉन्शियस लेवल पे जाके आपको फिर डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया या बॉडीली पेन्स हो गया, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गया, नींद नहीं आना, ये सारे प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारे जो नेगेटिव चीज़ें जो आप में आए हुए हैं, इसे रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब शेयर करेंगे सबके साथ, तब ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमैटिकली रिलीज़ हो जाती है और उस वज़ह से ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो अगर यू हैव समवन विद यू, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई है नहीं या आप फीलिंग्स आपके शेयर नहीं करना चाहते, तो यू कैन ऑलवेज़ राइट इन अ बुक और यू कैन मेंटेन अ जर्नल। है, अब खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, रोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मुझे रोना चाहिए, आप जस्ट क्राई इट आउट, डोंट होल्ड योर बैक योर इमोशंस। आप जब इमोशंस होल्ड करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, मतलब आप वो नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करते हैं, तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे जाके आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। इसलिए जभी भी आपको रोना होगा, प्लीज़ आप रो दीजिए, मूवीज़ देखिए, बुक पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए जो आपको अच्छा फ़ील कराती है, गो फॉर अ वॉक, ब्यूटीफुल बाहर, अभी पैंडेमिक है ऑफ कोर्स, देन यू हैव टू सी वेदर थिंग्स आर गुड आउटसाइड और नॉट। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर मास्क लगा के अगर आप वॉक पे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली यू गो फॉर अ वॉक, एंड शेयरिंग एंड वेंटिलेट विद फैमिली एंड फ्रेंड इज समथिंग इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस इन वेरी हेल्दी वे। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तो आप कैसे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? अ, तोड़ के या वॉल में पंच करके या चिल्ला के, इस तरीके से नहीं। यू कैन यूज़ मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स हो गया, मसल रिलैक्सेशन है, स्ट्रेस बॉल है, वॉक पे जाना, म्यूज़िक सुनना। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात, मतलब और एक ये है कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत अच्छा है कि आप आँख बंद करके बस आप ब्रीदिंग पे अगर आप ध्यान देते हैं जब, और जो भी चीज़ें आपके लाइफ में पॉज़िटिव हुई है, जिससे आप खुश हुए हैं, जैसे कोई बचपन वाली बातें हो गई या दोस्तों के साथ आपने जो कोई टाइम आपने स्पेंड किया होगा, जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आती है, या आपका जब बेबी का बर्थ हुआ था, उसका पहला स्माइलिंग चेहरा आपको अगर याद आता है, या आप अपने हस्बैंड के साथ कोई रोमांटिक गेटअवे पे गए हैं, कोई बीच वाली जगह, तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में याद आते हैं, तो आपको ऑटोमैटिकली आपका चेहरा स्माइल करने लगता है। तो जस्ट आँखें बंद करके डीप ब्रीथ्स लेके अब ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हो, तो ऑटोमैटिकली आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। या अनदर थिंग आई टेल द पेशेंट्स इज़, आप 100 से उल्टी गिन के 1 तक आ जाइए, 100, 99, 98, 97, 96, 95। तो जब तक आप 1 पे पहुँचते हैं ना, तो आपका जो 100% का जो गुस्सा होता है ना, वो 50 पे आ जाता है। तो तब जो आप रिएक्शन देते हो, तो शायद से वो थोड़ा बेटर रिएक्शन रहता है। शायद आप डिस्कस करो सामने वाले से, या आप कोई म्यूज़िक सुनो रादर देन जस्ट शाउटिंग एट समवन, या कोई चीज़ें तोड़ दो। तो दिस आर डिफरेंट वेज़ ऑफ इम्पल्स कंट्रोल।
जैसे गुस्सा ज़रूरी है, वैसे ही स्माइलिंग ज़रूरी, मतलब सारे इमोशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्राइंग इज़ इम्पोर्टेंट, स्माइलिंग इज़ इम्पोर्टेंट, एंग्ज़ायटी भी थोड़ी, स्ट्रेस होना भी बहुत अच्छी अच्छी बात है, बट थोड़े लेवल तक, ज़्यादा जब हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, बट डेफिनिटली सम ऑफ द स्ट्रेस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि वो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। सो नेगेटिव इमोशंस आर ऑल्सो इक्वली सिग्निफिकेंट अपने मेंटल हेल्थ के लिए एज़ जैसे आपके पॉजिटिव फीलिंग्स है। तो दोनों इमोशंस को आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी गुस्सा ही नहीं आए या आपको रोना नहीं आए या आपको बुरा नहीं लगे। सो इट इज ऑब्वियस दैट यू विल फील बैड समटाइम, यू विल बी एंग्री, यू विल बी अपसेट, पर उस इमोशंस को भी एम्ब्रेस करना, पर उस इमोशंस को ज्यादा खुद पे हावी ना होने देना, ये आपके कंट्रोल में है, एंड दैट कैन कम विथ a training on every day on by mental health hygiene and lifestyle modification. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो नेचुरली आपके ब्रेन में, जैसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, हैप्पी न्यूरोट्रांसमिटर्स कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जब हम दवाइयाँ देते हैं तब तो ये इंक्रीज होते हैं दवाइयों की वजह से, पर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो दैट आर द नेचुरल मैकेनिज्म्स जिससे ये सेरोटोनिन, डोपामिन का प्रोडक्शन आपके ब्रेन में बढ़ता है। तो ये डेफिनेटली आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, डिफरेंट डिसीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, पर ये आपका मूड भी हैप्पी करता है, आपका टेंशन भी कम करता है, आपको नींद भी अच्छी आती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नॉट नेसेसरी कि आपको जिम में जाना है, ट्रेडमिल करना है, वेट लिफ्टिंग करना है, नॉट नेसेसरी। सिंपल योगा हो गया, स्विमिंग हो गया, या वॉक के लिए जाना हो गया, थोड़ा सा लाइट जॉगिंग है, तो ये सारी चीजें भी can be a part of your exercise. So whatever your age is, whatever physical problems you have, you can always indulge yourself into some kind of exercise, फिजिकल एक्टिविटी। आप घर में जो काम करते हैं, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैं घर में बहुत बिजी होती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऑलरेडी इतना एक्सरसाइज करती हूँ। नो, दैट इज नॉट एक्सरसाइज, वो तो आपका घर का काम हो गया। एक्सरसाइज मतलब आप उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालिए और वो चीजें कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप एंजॉय करें, लाइक जुम्बा क्लासेस जाइए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, योगा कीजिए। तो यू नीड टू एंजॉय दोज एक्टिविटीज, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का रिलेशन ये है कि स्ट्रेस रिड्यूस करता है, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करेगा, डिप्रेशन एंजाइटी को कम करेगा और मूड को इम्प्रूव करता है। वेल बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, और ये पानी पानी बहुत ज़्यादा पीना, बिकॉज दिस इटसेल्फ मेक योर फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होता है, तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स। स्लीपिंग, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे या फिर आपकी स्लीप क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी, अगर आप सोओगे और आप सोचोगे कि मुझे कल ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे इससे मिलना है, सो दैट इज नॉट अ गुड स्लीप। सो जो भी आपकी नींद होगी होनी चाहिए वो 6 to 8 hours की होनी जरूरी है, एंड इट शुड बी अ गुड क्वालिटी स्लीप। आफ्टरनून में सोना हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट नाइट स्लीप। तो अगर आफ्टरनून में इफ यू वांट टू टेक नैप थोड़ा 10-15 मिनट का, and you want to use that time for some specific activities and hobbies, so that is always considered to be better, क्योंकि फिर आप बिजी रहते हो तो आफ्टरनून थोड़ा लाइट टाइम रहता है, तो दैट इज अ टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली हैव टाइम फॉर योर हॉबीज। एंड सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए, सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स से आप मिलिए, रिलेटिव्स से मिलना ज़रूरी है। इससे कहते हैं कि इंडिया में, क्योंकि हम ट्रेडिशनल फैमिलीज में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन न्यूक्लियर फैमिली, हम में मेंटल हेल्थ इश्यूज थोड़े कम हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फैमिली साथ में रहना इज नॉट कंसिडर्ड टू बी दैट इम्पोर्टेंट। पर जब आप फैमिली जब साथ में, चाहे आपकी अनबन होती हो, बट व्हेन यू ऑल आर टुगेदर, जब प्रॉब्लम्स आता है, जब वो आपके साथ इवन दे स्टैंड विद यू विद योर प्रॉब्लम्स एंड दे हेल्प यू, you feel better, or that itself makes you mentally strong. So socialization is very important. And then at the end, irrespective of your age, चाहे आप 10 साल के हो या 12 साल के या मिडिल एज या ओल्ड एज,
don't forget to enjoy. You can dance, you can go for swimming or whatever जो आपने पहले नहीं किया क्योंकि आप busy थे as a mother. अभी आपके बच्चों की शादी हो चुकी है and they are busy with their life. तो please उनको छोड़ दीजिए, उनको let them do what they want to do. But you try to relive the things जो आपको हमेशा से करने थे and just enjoy your life. So, and finally accept that you are beautiful, love yourself. क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो ultimately that is how you empower yourself physically as well as mentally. So do I have time? Actually, we are running short of time. Oh, sorry. We have questions, Okay, otherwise we'll miss out on the questions. yes. Okay. Thank you. Okay, thank you very much, Archana. Thank you for your kind, overview. And I think she's really kind of ran through the checklist of things, and it was really interesting. So we move on to the next speaker. If you have any questions, please post that in the chat so that we can take it up, and we would be more than happy to answer your questions. So I would be interacting with Pooja, but before that, I also have Dr. Pallavi here. Dr. Pallavi, are you on? Can you unmute yourself, Pallavi? Okay, you'll have to unmute yourself. You'll have to unmute yourself. You will have to unmute yourself. Yes, you have to press the unmute button on the left bottom. Can you hear me? Yeah, hello everyone. Hey, hi. So Dr. Yes, I Pallavi can. is a pediatrician, and a quick word about parenting, or as a mother, what is important for a woman when it comes to child's care and her role and responsibility. If you want to say a few words before we move ahead to Pooja Punjabi, who is an amazing counselor. Hi everyone. Hello beautiful ladies. Wishing you all a very happy Women's Day. And this is a special day for women, and they look forward for themselves and to spend time for themselves. So that's the reason there are so many offers also going on for Women's Day, and they would like to pamper themselves. So please go ahead, do just live on this day, and then at least you will feel good about yourself. So of course you are a mother, but you are also a parent. So as a parent, you are a role model for your child. The child looks upon you and how you behave, and they also like to basically act like what you all basically how you behave with the child. But as a mother, I would like to say that it's a very important role of a mother to take care of the child's emotional feelings, the child's mental behavior, and the physical health both. So as mental behavior, we must have discussed many things to boost up the child's self-esteem, and basically give time to your child, because many mothers are there working and they can't give time to their child. So basically the time is what the child needs, and creating a discipline for your child. And I have also talked about parenting on a television show with Maria Goretti, where we discussed about how we discipline our child and what are the tips actually we do. And in that one just basic thing, what I would like to say is disciplining a child should be in a very positive way, and it has to be uniform. It cannot be like a mother is saying something and the father is not agreeing to it. So whatever discipline your child you're doing, it has to be uniform in both the parents. Also boosting your child's self-esteem and other things are like the mental health. And talking about the physical health, the diet comes in picture. Like you give good nutrition to your child, and don't forget the vaccinations, which is very important. So as a pediatrician, we emphasize more on vaccination also. So please get all the vaccinations done for your child and also for yourself, because you need to take care of yourself. Once you are healthy, then the family is healthy. So yeah, enjoy your day, take care of yourself, and bye-bye. Thank you very much. And I think she has said that she's going to agree to whatever I say when it comes to discipline. And I hope it is true for everything else also. Thank you, Pallavi. You publicly acknowledged that. Okay. Just for the record, she's my wife. Okay, we move on to the next important and amazing speaker. Yeah. And let me tell you that Pooja Punjabi is a very, very experienced, and she's got more than a decade of practice with her. And she has got, tons and tons of fan following. And I have seen how she has helped in the patients to overcome their barriers when it comes to labor, when it comes to fertility treatment, when it comes to, marital disharmony, when it comes to career planning, when it comes to parenting. And I think, Pooja, I would rather want to ask you some questions
And instead of, because Dr. Archana has very beautifully given a framework of the emotional and behavioral health and the, the psychological health. So with this, I would like to just kind of have an understanding. So I would want to ask you that in this time of this lockdown and women's health, what are some issues which you have come across, which has, really been a challenge during this special time during the lockdown, when women are normally would have loved to go out and do shopping, normally would have loved to go to the spa and enjoy yourself. How is it impacting them? Okay, so hi everyone, I'm Pooja Punjabi, and happy Women's Day to all the women out there. So thank you for joining us today. So that shows us that women want to take care of themselves. We have a very large number attending, so we are taking ourselves as priority. So that's very good. During the lockdown, now there are two sides to the story. Some of the women have had a ball of a time because they had their husbands helping out at home, which is very rare, because they are busy. Everybody leaves home in the morning and all of that. So they got to spend a lot of time with their partners. A new perspective and understanding came into relationships. On the other end of the spectrum, a lot of relationships did go through a shaky platform, because as we were digging in deeper into our own psyche, a lot of emotions were experienced. So anxiety is one thing that I have noticed in the last 1 year has just popped up a lot. Be it a man, woman, anxiety of losing your loved one, worry about something happening, not knowing the future. So things were out of control completely. And we were not being able to control the situation externally, and things were going internally also out of control. So these are the things that happened during the lockdown. And as Dr. Archana has already laid the platform for me by saying everything about the mental health, I would just like to add on a little more to that, is the emotional well-being. If we take care of our emotions, we will be able to have a very healthy state of mental health. So emotionally, we need to pay attention. What I usually say is emotions are like those messengers of the subconscious mind. So we have a subconscious and a conscious mind. So our subconscious mind tries to communicate through us, through our emotions. And what most of the times women do is they suppress the emotion. Okay, I will not feel so angry. It's not right to express itna aggression. As a woman, you shouldn't get so angry. Or we go totally berserk and aggressive. 2, anxiety. 3, stress, depression. So many of the emotions for a long time are suppressed because it's not right, or we don't have time to even acknowledge the emotion, because we are stuck in the whole routine and the rut of life. So the more you're going to suppress, so it's like a spring, the emotion you suppress, you keep suppressing. One fine day, you just move a little of your hand, the spring pops up. And it pops up how? Okay, it becomes very difficult to handle the emotion. And that's when we feel consumed, overpowered, and overwhelmed by the emotion. तो इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे भाव हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं. And I have been working in the last 1 year on the emotion part of it. I have designed this 4 steps. If we follow it, practice it, it really works wonders. So the step number 1 is to identify what am I feeling. So I just want you to think for a minute and tell me what am I feeling. So you can just unmute, tell me your feeling, and just stop. So bored is not a feeling, huh? So don't tell me I'm feeling bored or I'm feeling hungry. Hungry is not a feeling. So you have to go within and ask yourself, what am I feeling? You can just unmute, or you can write on the chat, what am I feeling? I'm feeling happy. What am I feeling right now? Okay, great. What am I feeling? I'm sure we're all feeling certain emotions. They don't go away. You can unmute. Maybe Vijeta, you can just speak up. Okay, so happy, satisfied. What else? Absolutely thrilled to be a part of such a nice group. Great. Thrilled. Any other emotions? Okay, we need to first understand, many a times when somebody asks us, what are we feeling? We just go, we freeze, okay? We don't know what we're feeling. So we need to first identify, we are constantly feeling. It is not possible for us to not feel. Okay, we are experiencing emotions all the time.
one or the other emotions. So today I want you to go to Google, take out a list of emotions and keep asking yourself, what am I feeling? That's the first step. In the 4-step model, the first step is to identify the emotion. If I don't know what is the emotion, how will I take care of it? So first is to, as we say in the physical body also, you need to first diagnose the problem, then you can treat it. So in the same way, first I need to diagnose it and identify my emotion. Once I know what is my emotion, so let's take anger, because that's very common, and that is normally accepted. People feel anger is okay to accept, and it's okay to show aggression or to show anger. So anger is one thing we all struggle with. If you're feeling anger constantly, I just want you to understand anger is at the tip of the iceberg. Underlying anger are a lot of other emotions that you feel that trigger the anger. So you feel sad, that is why also sometimes you feel angry. You're in pain, not just physical pain, but emotional pain, and that's why also you feel angry. You are hurt by someone, that's why also you feel angry. You feel guilty, then also you feel angry. You feel you're blaming somebody or yourself, then also you feel angry. So these series of emotions that are there underlying, they trigger the anger in us. So the next time when you're getting angry on someone, just take a pause and ask yourself, what am I really feeling? Is it anger or is it something else? You'll come to know it will be more of hurt, pain, sadness, blame, shame, all of these things, but not anger. Anger is something that we are expressing outside. There is an underlying core emotion that is triggering the anger. Okay, I'll be taking the questions also, but we'll just first understand it. Once you've identified the emotion, then the second step is to release it, to acknowledge it and release it. So usually I give this metaphor to all my clients is, there is somebody knocking on your door. The first instant reaction if you're home will be to open the door, right? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, because if you don't open, they'll keep ringing the bell. If they know you're inside, they'll keep ringing. So the emotion is like this: till you don't open the door, it'll keep knocking on your door. It'll keep doing it till you don't open the door for it. So you open the door and identify the emotion. Once you've identified whoever is there outside, you let that person in, right? Be it as, if it's not a stranger, if it's a guest, आप अंदर आने दोगे अपने घर पे. So you allow the anger or the other emotion to come in. That's what you're doing, to acknowledge the emotion. So once you've acknowledged, okay, I am feeling sad, I am feeling upset about this particular event, or this person has said something that has hurt me, now it's time to release it. Very simple. Just say that I choose to let this pass through me. So I let the anger pass through me, I let the hurt pass through me. Now air we cannot hold, right? It passes through us. So in the same way, we are not supposed to hold the emotion. The more emotions you hold, the more heaviness you're carrying in your body, which later on, after years and years, with a lot of research has been found out, can lead to psychosomatic problems. So psychological emotions leading to physical problems. So that's why people keep saying, इतना गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा, sadness को hold मत करो, past को जाने दो. So we need to release our emotions as well. That's the second step. So I let the emotion pass through. Now the third thing, what you do is, the tricky mind comes back once again, okay? The mind says, but he always does this. She never listens to me. She will every time repeat the same thing. So now what the mind is trying to do is, the emotion doesn't want to let you go so easily. It pulls you back again into the cycle by exaggerating the situation. So never, so if you've had a fight with your partner, my partner never cares about me. Never. He's never cared about you. Never. He always does this. Always. Does he always hurt you? The moment you say really, always, you're questioning your emotion. And the moment you do that, the emotion just subsides. You've diffused it, because rather than getting it magnified and amplified, you just let the emotion come to the place where it is. What happens in our head is we start making that story up and we escalate the emotion more. So वो जो बोलते हैं ना, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देते, that's because in our head, only at that moment,
only those thoughts start coming in which will support my story that is going on. So if I have had a fight with my partner, all the events जो इतने साल में किए ना, वो ही याद आते हैं कि ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था. So we start getting, and the emotion और बढ़ता जाता है, कम होने के बदले और बढ़ता जा रहा है. So you just say really, हर बार ऐसे करते हो, हमेशा करते हैं. The moment you ask really, you have to change that word. नहीं, हर बार नहीं, बहुत बार ऐसे किया, कभी कभी करते हैं, काफी बार ऐसे हुआ है. You bring in reality of the situation rather than magnifying the situation. The fourth and the last step is, what is the message that my emotion is trying to convey? That is the most important part of the step. Because if you do not know what the emotion is there for, emotion comes for a reason. As I said, it's a messenger from the subconscious mind. So we need to know what is the message is being conveyed here. What is the message I want to convey to the other person? Now that is when you will speak in your head and say, okay, I'm feeling hurt by the words said by my partner, or I'm feeling upset, or I'm feeling sad by what the actions were done. And that is how you will go and express it to the other person as well. So by the time you reach the fourth step, that anger and that overwhelming and overpowering emotion has gone down, and you are actually speaking what you really want to say. नहीं तो गुस्से में हम कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो हमको बोलनी ही नहीं होती है, और मुद्दा कुछ और होता है, हम बोलते कुछ और ही है. So we need to first come back to what exactly I want to convey. So these are the 4 steps which brings back logic from an emotion. You come back to a balanced state where you are logicalizing the emotion, you're feeling it, but as well as you're getting the message out of it. So if I have to say, we are sitting in the center. On the right is your emotion and the left is your logic. Now when the emotion starts pulling you, आप right की तरफ जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो. अब आप left से बिल्कुल ही दूर हो गए हो, तो logic cannot reach you. और उस वक्त सिर्फ फीलिंग हो रही है, और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. सो हाउ डू आई हैंडल दैट इज, मैं इमोशन से वापस अपने सेंटर पे आऊंगी, तो मेरा लॉजिकल माइंड भी काम कर रहा है, इमोशनल माइंड भी काम कर रहा है, विच इज द बैलेंस्ड थिंग, विच इज व्हाट वी वुड लाइक टू एक्सपीरियंस. And it helps us in our relationships, for our peace of mind, for our healthy, harmonious life, and as well as at work, everywhere it helps. So that is what is balance. Balance is when you are operating from your logic and emotion at the same time, not just going on the extreme spectrum. सिर्फ emotion भी नहीं feel करना है, सिर्फ logic भी नहीं, दोनों को साथ में लेके feel करना है. So these are the 4 steps if you can practice. Now अगर आप बोलेंगे कल से ही ये हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, no. As Dr. Archana also said, आपको रोज करना पड़ेगा. We take care of our physical hygiene every day. ऐसा तो नहीं है आज ब्रश किया, एक हफ्ते बाद करूंगी, अभी कर लिया ना आज. So in the same way, mental health, emotional health, आपको रोज अपने लाइफस्टाइल में इसको अडेप्ट करना है. एक बार वो आपके लाइफस्टाइल में अडेप्ट होके हैबिट बन गया, फिर वो ऑटो पायलट पे हो जाएगा. इफ यू डू दिस प्रैक्टिस for 6 to 8 months regularly, after 8 months आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा, because the mind can be trained, and it can be trained and new habits can be put in, but for a new habit to form, it has to be done repeatedly. So अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे, you'll be able to balance your mind and emotion both. Now, if there are any questions, or if I can help you with something, I don't mind. I would love to answer. Yeah, Pooja, I think there are some questions on the chat window. Can Okay. you? Yeah. Okay. So I think there are some. Would you, Pooja? Would you want to read it yourself, or you want me to run through with you? I can. I'm just reading the last one that's come out for now. I can. I quarrel and release my anger. Instead, I'll cry out quietly, but it does not help. Okay. So again, what is happening is आप emotion में ज़्यादा जा रहे हो, या तो रो रहे हैं या तो गुस्सा कर रहे हैं. अब it's okay to feel the emotion, okay, but constantly only feeling the emotion वो help नहीं कर रहा है. तो उसका अगर solution है तो you need to ask yourself what is the message exactly. मुझे क्या bother कर रहा है, क्या चीज़ hurt कर रही है जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है. Once you know that,
it will be easier to communicate to whoever is doing that. You actually walk up to that person and you say, these sentences or these words hurt me, and I would appreciate that we will not use these words. First, get it clear in your head कि आपको बोलना क्या है. Once you've got it clear, express it in the most kind way. Let's not be rude. Assertiveness का मतलब ये नहीं होता है कि हमको rude होना है. Assertiveness का मतलब ये होता है कि हम अपना मैसेज कितने अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं without offending them. Okay, there is another question from Piazza. She says that when it comes to work and fun, I have a tendency to go all or none. Like I don't work when on holiday, and when I'm working, I say preparing for an exam, I would again go all and compromise on sleep. I don't take a break. I really get tired. How do I stop this? Balance. So that's what we were talking about. We need to bring in balance. You yourself are aware of it now. Now that you're aware that you go on the extreme, all or none, now we need to put it into action. You can't just say कि नहीं होता है. If you've told your mind already नहीं होता है, so the mind says okay, जो हुक्म मेरे आता, आप नहीं बोल रहे हो तो नहीं होगा. So, but the moment you give a direction to the mind by saying that, I know there is a problem of all and none, I want to do something about it, and these are the 2-3 steps I will start doing. So start with very small achievable steps. Don't say कि जब मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी. Just get up and do one small activity. I'm not asking you to do the entire household. पूरा cleaning एक दिन में नहीं करो. But I'll just take up one shelf to clean today. That's it. Or if I'm studying today, then I will do one small activity to have fun. So start with one small step. That's how you are going to reprogram the mind. Interesting. So there are a couple for Archana, but before that, Dr. Pallavi, there's a question that child is 2 years old and Japanese encephalitis and meningococcal vaccine. Do we need to give it? Pallavi is there? Dr. Pallavi? I think she was there. Okay, never mind. So let's move on. The answer to that is that, see, when there is an optional vaccine, if there is a travel plan, then you may have to, okay, Pallavi is logged out and I think she, okay, Dr. Pallavi, if you are logged in, we have a question for you. Okay. Okay. In the meanwhile, Dr. Archana, there is this question for you. Yes. In the chat box. Did you see that question? Or yeah, I can see it. Yeah. So the question is that gender-specific psychological illness. They want to ask whether the gender-specific psychological illness, it is because of the way society functions or only because of the biological reasons. So when we talk about females, so till the age of, till the age when menstruation starts, before that, mostly it is because of the societal reasons, which causes lots of mental health issues. Maybe, boys are preferred more over girls in some places, and because of the restraints they have. But after the menstruation or what childbirth age starts, then the hormone plays a role. And with pregnancy and then post-pregnancy, then we talk about perimenopausal and postmenopausal. That is where the hormone actually plays quite a role. But either it is societal or biological, the depression and anxiety, and as Pooja has said, that lots of physical related symptoms which are associated with stress, they are commonly seen. So I think there is no doubt that if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. So if you feel that you are able to manage these things, you can't, but you have to start thinking from that. I think we're in the last couple of minutes of the presentation, and I think it's time for us to kind of wrap up. And I would love to continue this on and on for another few hours, but probably this calls for a check. Probably after a month or so, we will try to repeat this again on some day. Pinky, Vijeta, you're listening, we plan it out again and we'll try to create definitely. Yes, sure. another such platform, because we would want more and more people to get Mukesh, I want to answer 2 or 3 questions. If there is 2 or 3 questions, I think, in chat box, only that much we can. Okay, which ones you want, Pinky? Okay, what I'm going to do is I'm going to ask Pooja and Archana to write down their numbers on the chat box,
and mine as well. You can drop an SMS to us and get connected. Can you drop your number, Archana, so this doesn't get so. Okay. Please Can type. I ask that question? Oh, please, Pinky. Yeah. I easily get anger if things don't go according to me. I cry and throw things. Earlier, I was not that kind of person, and due to that, I started feeling breathless. Even when I am happy, I consulted to doctor. He said, don't change things according to yourself, but still I can't control my feelings. So I think the answer is not black and white here. It's a long answer here. So I think you made your point. What I'm going to do is I'm going to drop numbers of Dr. Archana. Please, have you typed your number, Archana? I'm typing it. Yeah, and Pooja, have you dropped your number? Yeah, I can see your number being dropped. And I would say that, see, I would, you put it as a direct message to me, Pooja. You can put it directly, instead of a direct message, you put it in the, everyone chat. Okay. Yeah, one question do is that. for Dr. Pallavi. Yeah. If you allow me to ask. Yeah, I can't stop Pallavi from speaking, you know that. Is Dr. Pallavi around? I think yes. I think I had it. She entered. Yeah. Dr. Pallavi, are you around? Because I think there was some network issue. She was connecting and disconnecting. So I don't know. Okay. So one question was there that my daughter is 2 years old. Should Japanese encephalitis or Yes. meningococcal. I would say meningococcal vaccine is worth giving. Japanese encephalitis is not very popular in India. So only if she's traveling in an endemic area, you will need to do that. Otherwise, it may not be necessary. Okay. Actually, I think there is some problem in this webinar. No one can type to everyone. They are messaging to me only. Oh my good Lord. So I think that's the reason we were not getting the chats. So I think the chat must have got activated as a direct message only and not this in the. This. That's why, because we are getting so much thank you to all the doctors in my chat box. We are not able to see that, but it's okay. We believe that you have liked the session and you have loved it. Probably you can show a reaction of a hand, thumbs up or a clap. On your screen, and we'll be more than happy. And trust me, we believe that you have gained something out of this session. And I would like to thank the team. I would also like to acknowledge President DC Gupta of International Vaishya Federation. I thought he had also joined in, and it was really nice that he joined in. And last but not the least is that, taking care of your physical health is equally important to taking care of your emotional and psychological health. In a journey of being a woman, when you're multitasking, it is really very small thing that, you have to take care of yourself. If you are not happy and you are not healthy, how will we expect others to be taken care of by you? And I think I always say that the woman is a person who controls not only the kitchen, but also the health of the family. If you are healthy, you will take care of other people and you are more valuable to everyone else. So if a father falls sick, yes, there might be some issues, but if a mother falls sick, the house cannot be run. And I think that is what is a big challenge here. So I think I will once again say this to all of you, that we had a good time in doing this program, and it was more than 150 people connected to us. And we are happy that we had a chance to interact with all of you. And I hope Dr. Archana and Pooja also share the same feeling, and Dr. Pallavi would also share the same feeling of being around here. I once again thank the principal of TIMSCDR, Dr. Vinita Gaikwad, for joining us with her team. And I hope their people have gained something. If there's any feedback, Vinita, you can unmute yourself and say that. Vijita has always and ever been helpful and kind and always active whenever I need to tell a small story. When I spoke to her doctor who was taking care of her when she was in ICU, you know what statement he said? I'm sure this lady must be a very pious soul because so many people are asking for her. So I think she is also a survivor. She's a COVID survivor, and she's a COVID survivor to the extent I've never seen anyone. And I hope and I pray that all of us and our family members do well. And last but not the least is that, Pinky, thank you very much for taking care of the technical background. And I'm thankful for your club also to join us in large numbers. And we hope that Lions Club of Malad Borivali, the president of which club I am at the moment and the chair I am taking, I hope that we are able to do more and more such activities which can benefit the larger population. Thank you so much. I think with Sir, this... सर ये लास्ट बात एक मैं बोलना चाहती हूँ सर. मैंने एक जगह सुना था, वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया. एज ए वुमेन हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारी फैमिली खुश रहेगी ना तो हम खुश रहेंगे. उस सेमिनार में हमने पहली बार सुना कि आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली खुश रहेगी. बिल्कुल, ये एकदम सही बात.
तो मैं यही बोलना चाहूंगी विमेंस डे के दिन सब लेडीज लोगों को कि आप अपने आप को खुश रखिए तो आपकी फैमिली अपने आप खुश रहेगी। आप अपने आप को हेल्दी रखोगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। I think Dr. Vinita is there. If she's there, probably Dr. Vinita or anyone from their team. Yeah, I can see her. Dr. Vinita, please unmute yourself and. Or anyone from the TMS CDR's team. विनीता जी और विनीता गायकवाड़ ना? Vinita ji. You can wrap up the session with the final word. Hello. Yeah, Vinita is there. Okay, so Dr. Mukesh, since we came to know about this event through you, we are really very grateful to you, and we are also thankful to the Lions Club. We had done 1 or 2 events earlier, ma'am, with the Lions Club. So we are always eager to join hands with organizations like yours and do a lot of work, because here we've got a huge crowd of young minds, and the sessions were really very wonderful. I already have got a little bit of rapport with Pooja, so I know how good she is, and the interactions have helped me also. So Dr. Mukesh, thank you so very much for this wonderful session, and we look forward for many of such sessions for our students specifically. Thank you. Thank you very much, Dr. Vinita. Thank you very much. Over to you, Vijeta. I would like to thank all the speakers who've actually. Yeah, go ahead. They have given a very, very, very insightful session, and actually मेरे को लग रहा है कि ये 1.5 घंटा बहुत कम था. Mukesh, next time we will plan for a longer session. Okay. Maybe an individual section with Archana, and maybe another session with Pooja. And you are a mine house of information always. You can keep on talking. I can see. So, I thank everybody who have given their precious time and the effort. Lions Club of Mumbai, Game Changers, the International West Federation, and of course, my home club, Malad Borivali, for taking lead in this. I think we can close the session now. Thank you very much. The very best part of the program is that even at 1.5 hours, more than 122 people are still logged on. Yes. And that is a very, very, very nice thing, that people are really taking care of their health and they want to take care of it. And we Yes. promise you that we are not going to let you down. So I would request you that we will be trying to do another session very soon, and we'll send across the messages to the same channels. And even at a short notice, we had so many people who had logged on. Dr. Vinita had also given us a choice that if you don't want to have such a large numbers on the Zoom platform, then we can arrange for a YouTube live. I have been doing YouTube live for several months, and I mean several years now, and I find it very interesting answering the questions. But yes, I think 90 minutes is a good patience, even for everyone. And even picture dekhne jate tabhi hame break lena padta hai. So I think we deserve to give a crisp knowledge, and because it was 90 minutes, so all of us were rushing and crisping it our information. Archana had a first experience to interact with us. Archana, hope you had a good time. And yes, Thank you very much for giving me opportunity to send such a strong message. And to all the women out there, happy Women's Day, and please take care of yourself and always be happy and confident about yourself. Thank you. thank you so much. And I have been doing a lot of programs with Pooja for several years, so I know she is a fantastic speaker. And whenever she starts talking, she leaves people spellbound. So I think that is something which I really appreciate. With this, we would like to wrap up the session. Thank you, everyone, and may you have a great year ahead. And we will connect with you very soon. Thank you very much. Thanks. Thank you, Lord.